साथियों, मैं आप लोगों को संगठित शक्ति से बदलाव होगा, संगठित शक्ति से बड़ा परिवर्तन होगा। संगठित शक्ति से बड़ा परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंज, देखो स्ट्रक्चरल चेंज, यहां एक शब्द यूज किया गया है, स्ट्रक्चरल चेंज, संरचनात्मक बदलाव। ये वर्ण की व्यवस्था, जाति की व्यवस्था, अस्पृश्यता की व्यवस्था, आदिवासियों के सेग्रीगेशन की व्यवस्था, शूद्रत्व, पिछड़े वर्ग पर थोप आना, बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के लोगों को ये तक समझ में नहीं आता, पढ़े लिखे लोगों को। वो अपने को शूद्र कहते हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग शूद्र नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लोग अछूत है। वर्ण व्यवस्था में शूद्र पिछड़े वर्ग के लोगों को कहा गया है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं शूद्र ब्राह्मण धर्मशास्त्र के अनुसार। और जो शेड्यूल कास्ट है वो अछूत है, वो आउटकास्ट है, वो वर्ण बाह्य है, वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। वर्ण व्यवस्था के बाहर 3 समूह है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, नॉमिडिक ट्राइब। हम लोगों को बुद्धि के बल पर ये चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर पढ़े लिखे लोग हैं हम बड़े, तो हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि वर्ण व्यवस्था में जो चौथा वर्ण है शूद्र, वो शूद्र अछूत नहीं है। क्या पिछड़े वर्ग के लोग अछूत हैं? पिछड़े वर्ग के लोग तो अछूत नहीं है। पिछड़े वर्ग के लोगों का तो घर का छुआ हुआ ब्राह्मण लोग पानी पी लेते हैं, कभी कभी जरूरत पड़ी तो खाना भी खा लेते हैं। मगर जो शेड्यूल कास्ट है उसका तो छुआ। तो शूद्र और अछूत के बीच का फर्क भी हमारे लोगों को, बड़े पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आता। क्योंकि जिनको ये समझ में नहीं आता वो संगठन बनाएंगे कैसा, जब उनको समाज शास्त्र की कुछ प्राथमिक बातें मालूम नहीं है, ये बारीकियां मालूम नहीं है। छूत और अछूत का एक भेद है, एक जाति व्यवस्था का भेदभाव है, एक छूत और अछूत का भेदभाव है। ये चीजें समझ में आनी चाहिए। जिनको समझ में नहीं आएगा वो संगठन बनाएगा कैसे? इसका समाधान संगठन बनाने के दौरान अगर कर नहीं सके तो संगठन बनाओगे कैसे? तो इसलिए मैं ये बात आपको समझा रहा हूं कि संगठन जो है जब तक आप नहीं बना सकते तब तक आप बड़ा बदलाव नहीं कर सकते। स्ट्रक्चरल चेंज, संरचनात्मक बदलाव नहीं कर सकते। ये संरचनात्मक बदलाव जो है ये करने के लिए संगठित शक्ति चाहिए। भगवान है या भगवान नहीं है ये हमारा इश्यू नहीं है, क्योंकि भगवान को अगर आप इश्यू बनाते हो तो SC ST OBC के लोगों को आपके खिलाफ खड़ा कर सकते हो, संगठित नहीं कर सकते। SC ST OBC के लोग को आप अगर भगवान पर भाषण दोगे तो वो ही लोग जूता मारने के लिए खड़े हो जाएंगे तुमको ही। ये तो वामसिक के लोगों को मैंने थोड़ा बहुत तैयार किया इसलिए सुन रहे। ये जो नहीं इधर सुन रहे, उधर जाओ ना भगवान के बारे में बात करो तो जूता ही मारते। जिसको हमने अभी तैयार नहीं किया ना दिमाग, ऐसे लोगों के सामने भगवान विषय पर बात करो तो जूता ही मारते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता जानते हो? संवाद और संपर्क का अनुभव ना होने की वजह से होता है। इसलिए हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है विघटन, और वो जाति के आधार पर किया हुआ विघटन है। 6247 जाति के टुकड़े हैं, उसको जोड़ना समाधान है। जोड़ने का रसायन आपके पास होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसकी आइडियोलॉजी होनी चाहिए, उसका कार्यक्रम होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको कामयाबी मिलेगी।
2400 जाति के टुकड़ों को हमने जोड़ा। 30 करोड़ से ज्यादा रुपया वही लोग मुझे देते हैं। इतना बड़ा संगठन चला रहे हैं देश भर का। अभी ये साल के 29 जनवरी 2024 तक ये 674 जिलों में पहुंच जाएगा। क्यों पहुंचेगा? ये सवाल है, क्यों पहुंचेगा? क्योंकि हम पहुंचाना चाहते हैं। कोई ब्रह्मा ब्रह्मा कुछ हमारे सामने रुकावट नहीं डाल सकता। कोई ब्रह्मा ब्रह्मा जो है वो हमारे सामने रुकावट नहीं डाल। अरे ब्राह्मण तो छोड़ो, ब्रह्मा नहीं आ सकता हमारे सामने। वामन मिश्रा के सामने ब्रह्मा आज तक नहीं आया। जो इरादा और जो संकल्प कर लेता है ना, उसके सामने दुनिया में कोई नहीं आता है। ये मेरा ही नहीं, दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए हैं वो संकल्पमान हुए हैं। उन्होंने संकल्प किया, फिर उनके सामने किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आती है। जो आती है वो उसको दूर कर देता है। हमारी समस्या हमारे जाति के टुकड़ों में हमें बांटा गया है। तो जोड़ने का काम करो, जगाने का काम करो, फिर जोड़ने का काम करो, फिर संगठित शक्ति निर्माण करने का काम करो, और फिर संगठित शक्ति का परिवर्तन के लिए उपयोग और प्रयोग करो। हम अपने दिमाग में बहुत स्पष्ट है क्या करना होगा, कैसे करना होगा, किसने करना होगा, कब करना होगा, एकदम क्लियर है। कोई कंफ्यूजन नहीं हमारे दिमाग में। और ये संगठन नेशनल लेवल का है, SC ST OBC का नेशनल लेवल का, ध्यान रखो। ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अभी मैं कन्याकुमारी से निकाल रहा हूं, तो संगठन होगा तब निकाल रहा हूं ना। अभी तो जाके आया कल परसों वहां। तो संगठित शक्ति निर्माण करने के लिए इतना बड़ा समय लगाया। 47 साल छोटा मोटा समय नहीं होता है। इतना लंबा समय लगाया, तब कहीं जाकर एक बदलाव पर लोगों का यकीन, हाँ ये कर सकता है। इसीलिए तो लोग बोलते इधर माइक में, वामन मिश्रा कर सकता है। मैं जब कोई आदमी बोलता नहीं, अरे वामन मिश्रा कर सकता है, मैं सुनता भी नहीं, करता हूं। ये ऐसे थोड़ी बोलता है, हम मिश्रा कर सकता है, बाकी किसी पर कोई यकीन नहीं। क्यों? मैं आंखों से दिखाता हूं। दिमाग बात की बात है। देखो आंखों से, ये यहां जो लोग आंखों से देखेगा ना, आंखों से देखेगा। राष्ट्रीय अधिवेशन लखनऊ में लिया, यहां से गया होगा ना कोई, है? देखा कि नहीं? हाँ देखा। तो आंखों से ही दिखाता, ये देख लो। और वो 5 दिन तक ठंडी के समय में उधर ही रहता है। लोगों को बड़ी हैरानी हो रही है, ग्राउंड पर कैसे रहते? हम साले रजाई ओढ़कर घर में नहीं सो सकते। रजाई ओढ़ने के बाद भी ठंडी जाती नहीं है। ये लोग 5 दिन साले दिसंबर माह में। कुछ करना हो ना जिंदगी में, कुछ करना हो ना जिंदगी में, मकसद हो ना, लक्ष्य हो, उद्देश्य हो, ठंडी ठंडी कुछ नहीं। ये सारी बातें जो है सेकंड, आपके जिंदगी का कोई मकसद होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए। हाँ ये करना है, तो जब करना है तो डिफिकल्टी तो आएगी, परेशानी तो आएगी। परेशानी को दूर करना संकल्पवान लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। इसलिए मैं आप लोगों को ये बात कहना चाहता हूं कि परिवर्तन हमारा लक्ष्य है, परिवर्तन हमारा मकसद है। परिवर्तन संगठित शक्ति के बगैर नहीं होगा। ये बात ध्यान रखो। 5 दिन तक लखनऊ में ये कहा, एक ही बात 5 दिन तक कहा, अलग अलग सब्जेक्ट। अब आखिरी बात कहकर समाप्त कर देते। आखिरी बात क्या है? अभी जैसे यहां पर सब्जेक्ट है ना,
एक तीसरा सब्जेक्ट रखा है कि बदलते परिस्थिति के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति हेतु संगठन को रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। यकीनन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो अब हमारी रणनीति में बड़ा बदलाव क्या है? हमारे रणनीति में बड़ा बदलाव क्या है? अब पढ़े लिखे लोगों को अपने गांव जाना है। अपने गांव जाओ। पढ़ा लिखा जो आदमी शहर में आ गया ना गांव छोड़कर, अभी गांव में जा तो 3.5 लाख लोग आए तो 50,000 ऊपर के जा रहे थे। 3 लाख लोग, जो 3 लाख लोग हैं तो एक तो माँ का गांव और एक बाप का गांव है। 3 लाख लोगों को एक कार्यकर्ता को 2 गांव तैयार करने, एडॉप्ट कर लो, दत्तक ले लो। 2 गांव, एक माँ का गांव और एक बाप का गांव। तो बाप का गांव तो तुम्हारा ही गांव है, माँ का गांव तो मामा का गांव है। तो मामा का मतलब समझते हो? जिसके पास माँ और माँ, 2 माँ का प्यार। मामा, मामा समझते हो ना? माँ होती ना माँ, तो जो मामा है उसके पास 2 माँ का प्यार होता है। तो एक तो माँ का, एक तो बाप का गांव, एक तो माँ का गांव। अगर आपने माँ का गांव और बाप का गांव 2 गांव तैयार कर लो, 3-3.5 लाख लोग में से 50,000 छोड़ दो ऊपर वाले, 3 लाख लोग जो है उसको आपको 2 गांव तैयार करने हैं। अब पढ़े लिखे लोगों को तैयार नहीं करना है, अब पढ़े लिखे लोगों को समझाना नहीं है। अब आपको अगली रणनीति है, गांव में जाओ, गांव के साधारण लोगों को तैयार करो, गांव के लोगों को समर्थन में खड़ा करो, उसके लिए लड़ाई लड़ना है। संख्या वहां पर है, अगर संख्या का समर्थन नहीं मिला तो परिवर्तन नहीं होगा। संख्या का समर्थन चाहिए। अभी पत्रकार लोगों को आरएसएस ने एक काम पर लगाया और वो पत्रकार लिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आरएसएस की बात नहीं मानता। अभी आजकल पत्रकार लोग ऐसा लिख रहे हैं, ये भी मेरी वजह से ही। नरेंद्र मोदी आरएसएस की नहीं मानता। पता नहीं आप लोगों ने ऐसे आर्टिकल पढ़े कि नहीं? आजकल ऐसे आर्टिकल आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आरएसएस की नहीं मानता। आरएसएस के पाले हुए जो कुत्ते पत्रकार हैं वो ऐसे आर्टिकल लिख रहे हैं। क्यों? वामन मेश्राम जो ब्राह्मण विरोधी माहौल बना रहा है, अगर नरेंद्र मोदी आरएसएस की नहीं मानता है, ऐसा नहीं कहेंगे, तो फिर ये तमाम बैकवर्ड लोग नरेंद्र मोदी को समर्थन नहीं देंगे। अगर ये प्रोपेगेंडा करो कि ये नरेंद्र मोदी आरएसएस की नहीं मानता है तो हमारे लोगों को बड़ी खुशी हो रही है, नरेंद्र मोदी आरएसएस नहीं मानता है, चला नरेंद्र मोदी का समर्थन करो। तो दावपेच है, ये दावपेच हम लोगों को समझना होगा। ये दावपेच किसी के समझ में नहीं आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो मासेस में अभी जाना होगा। मासेस के लोगों को जो भी छुट्टी आपको मिलती है, आपको छुट्टी लेकर के जाने की जरूरत नहीं है। सैटरडे संडे जो है गांव में जाओ और गांव में जाकर लोगों को बताओ। आपको पढ़े लिखे लोगों को लंबा समय लगाया हमको समझाने के लिए, गांव के लोगों को ज्यादा समझाना नहीं पड़ता है। आधा घंटा 1 घंटा समझा दिया तो क्या बोलता है गांव का आदमी? हाँ आया समझ, करना क्या बता। गांव का आदमी क्या बोलता है? हाँ ठीक है करना क्या बता। पढ़े लिखे आदमी 10 सवाल पूछता है, 10 सवाल का जवाब दे दो
तो कभी ये पता नहीं चलता कि ये साथ देने वाला है कि नहीं देने वाला है। मगर गांव के आदमी को आप समझाओ, आधा घंटा 1 घंटा, तो क्या बोलता, हाँ ठीक है ठीक है, क्योंकि वो किताब पढ़ा हुआ नहीं है, भोगा हुआ, डेली भोगता है, उसके साथ में डेली ऐसा व्यवहार होता है, तो उसका ऐसा तजुर्बा है, अनुभव है उसके साथ ऐसा, हाँ बराबर है बराबर है, हाँ बोलो करना क्या है। जल्दी तैयार होता है। मैं भी गांव का ही रहने वाला हूं। मैं जब गांव में जाता हूं, जब मैं पढ़ाई करता था, तो गांव के लोगों को बुलाता ही नहीं था। गांव के लोगों को मालूम हो गया कि वामन मिश्राम आ गया, तो शाम के समय में 50-100 लोग अपने आप ही इकट्ठा हो जाते थे, बुलाता नहीं था। क्यों? अरे गुड़ होगा तो मक्खी आएगी ना भाई, साला गुड़ ही नहीं होगा मक्खी कहां से आएगी? गुड़ होगा तो मक्खी आएगी, गुड़ ही नहीं साला मक्खी कहां से आएगी? तो गुड़ होना चाहिए, तुम्हारे अंदर गुड़ होना चाहिए, तो मक्खी आएगी। मक्खी को बुलाने की क्या जरूरत है? इनविटेशन देने की, निमंत्रण देने की जरूरत है कि हमारे घर में शादी है, तुम मक्खी आ जाओ। तुम्हारे अंदर गुड़ होना चाहिए, तो फिर वो आएंगे, लोग आएंगे ही। तुम्हारे पास समाज के प्रति जो कुछ कहते हो, करते हो, वो सोच होनी चाहिए, तो सोच में ऐसा प्रभाव होता है। इसलिए अभी आपको गांव में जाना है, गांव के लोगों को तैयार करना है, और गांव के लोगों को, यदि 6 लाख गांवों का हमारा लक्ष्य है 2030 तक 6 लाख गांव, क्योंकि हमारे पास अब बेसिक संगठन हो गया है, बस 2030 तक 6 लाख गांव। अगर 6 लाख गांव हो गए, तो एक गांव में 2 लोगों को तैयार करो 12 लाख, 10 लोगों को तैयार करो 60 लाख, 100 लोगों को तैयार करो 6 करोड़, 200 लोगों को एवरेज तैयार करो 12 करोड़, 250 लोगों को एवरेज तैयार करो 15 करोड़, 15 करोड़ लोगों को मैदान में उतारो, सारा देश बंद। सरकार उनकी रहने दो, और तुमने अगर भारत बंद कर दिया, तो सरकार चलाने वाला क्या चलाएगा? मतलब रिक्शा नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा, तो देश कैसे चलेगा? जब देश नहीं चलेगा, तो फिर अपने आप, ऐसे ही तो हुआ था 9 अगस्त 1942 को गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था, तो फिर अंग्रेजों को कहना पड़ा ना, जाते भाई। आप लोगों को हिस्टोरिकल उदाहरण भी देता हूं। 9 अगस्त 1942 को गांधी ने कहा चले जाओ, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, तो इतने लोग सड़कों पर उतरे, 3 करोड़। मैं 15 करोड़ का सोच रहा। गांधी ने 3 उतारे, मैं 15, यानी 5 गुना। ये लोग जो है थोड़े ज्यादा बदमाश लोग हैं, अंग्रेजों से थोड़ा ज्यादा बंदोबस्त करना पड़ेगा। संख्या की हमारे में कोई कमी थोड़ी है। अरे हमारे ही तो लोग पैदा कर रहे सबसे ज्यादा, संख्या की कहाँ कमी है? 85% की बात तो हम ही कर रहे हैं ना। अभी 6% जो क्षत्रिय है? अभी कल मुझे क्षत्रिय लोग मिलने के लिए आए थे। हैं? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। क्षत्रिय लोग जो है, ये है का, ये ब्राह्मण थे, अपने से थोड़ी क्षत्रिय बनाए, हमारे मटेरियल को लेकर क्षत्रिय बनाए। तो ये क्षत्रिय कौन है? पूर्व के तो नाग लोग हैं। क्षत्रिय कौन है? नाग है। डॉक्टर विलास खरात ने 3 ग्रंथ लिखे, 3 खंड लिखे। ये सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर प्रमाणित कर दिया कि भारत में आज के तारीख में जो क्षत्रिय है वो पूर्व के नाग है। ये सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रमाणित की। तो नाग, मौर्य कौन थे? ये तो नाग लोग थे। नागा द एंशिएंट रूलर ऑफ इंडिया, नवल योगी का किताब अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर बोल रहा हूं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, फाइनल एविडेंस। नवल योगी डिप्टी डायरेक्टर था ऑल इंडिया का आर्कियोलॉजिकल सर्वे का। द नागास द एंशिएंट रूलर ऑफ इंडिया, किताब पढ़ लेना। हमको मटेरियल का
सही उपयोग करते आना चाहिए। अगर क्षत्रिय ब्राह्मणों की व्यवस्था बनाए रखने में मदद कर रहे हैं और क्षत्रिय उनके समर्थन से कट गया तो ब्राह्मणों की व्यवस्था टिकेगी? है? टिकेगी? तो नाग लोग हैं क्षत्रिय हिस्टोरिकली। तो अब हम लोगों को उन लोगों को भी साथ में लेकर, जो हिस्टोरिकली प्रमाणित है, उन लोगों को साथ में लेकर भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। और आंदोलन को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो गांव में जाना होगा, गांवों को तैयार करो, गांव की इकाई खड़ी करो। 2030 तक 6 लाख गांव का संगठन खड़ा करना है, ये हमारा संकल्प है। बेसिक संगठन सारे देश भर में फैला हुआ है। अब कोई ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। 10 साल में इस देश को बड़े बदलाव के दिशा में आगे बढ़ना है। 10 साल। अगर कोई बुढ़ा आदमी होगा वो 10 साल तो मरेगा नहीं। बुढ़ा आदमी होगा ना वो 10 साल में, फिर मैं भी रहता हूँ, मैं भी देख लेता हूँ। उम्मीद पर दुनिया कायम होती है। उम्मीद होती है ना तो दुनिया कायम होती है। यार ये उम्मीद है तो आदमी जो है, जैसे आदमी मरने के कगार पर पहुंचता है और उसके घर वाले बोलते हैं बेटा तो बॉम्बे में रहता है, बेटी दिल्ली में रहती है, तो आने को समय लगेगा, तब तक मरता नहीं, अटक के रहता है रहता। अरे हमारा देखा हुआ है भाई, काल्पनिक बात नहीं बोला। आते ही ऐसा देखते ही चला जाता है, देखा हुआ। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो ये मैं उम्मीद दे रहा हूँ बुढ़े लोगों को 10 साल, ज़्यादा नहीं, तो बहुत लंबा समय हमने लगाया। 10 साल में 6 लाख गांव का संगठन खड़ा होगा। और आप लोगों को निर्देश है कि अपने हिस्से के गांव निर्धारित कर लो और अपने अपने गांव तैयार करो, दूसरे के गांव छोड़ो। अरे अपने बाप का गांव तो तैयार करो, अपनी माँ का गांव है। दूसरे का गांव को आपको करने के लिए दिक्कत होती है तो अपने बाप का, अपने माँ का गांव तैयार करो। वहां जाने के बाद मान लो आपने मामा के गांव में गए तो कोई खाने पीने के लिए होटल में रुकना पड़ेगा। मामा का गांव है ना, उधर ही है, उसका ही खाओ। उसी को टेलीफोन करके बोल दो कि मामा 10 लोग इकट्ठा करके रखना, मैं आ रहा। मामा इकट्ठा करेगा। बोला भांजा साला नेता बन रहा है तो अच्छा बात है। मामा को भी खुशी होगा कि साला भांजा नेता बन रहा है, तो उसको मामा को क्या ऐतराज होगा भांजे को नेता बनाने में। तो इसलिए ये लड़ाई जो है इस तरीके से 10 साल, ज़्यादा नहीं, 2030 तक ये काम हम करने में कामयाब हो जाएंगे। ये मेरा यकीन है, ये मेरा संकल्प है और इसमें मैं डेली लगा हुआ हूँ और इस बात को हम लोग करके दिखाएंगे। और इस शक्ति के आधार पर, जन आंदोलन के आधार पर इस देश में हम परिवर्तन करना चाहते हैं। कानून और संविधान के दायरे में रहकर, कोई हिंसा का सहारा लिए बगैर। जो कानून और संविधान है उस संविधान के दायरे में रहकर करना। कोई हिंसा करने की कोई जरूरत नहीं है। देश हमारा है भाई, यहाँ जो भी नुकसान होगा वो हमारा होगा। ये देश हमारा है तो कल जब हम टेक ओवर करेंगे तो जो भी नुकसान होगा हमारा ही होगा। तो मैं आप लोगों को अनुरोध कर रहा हूं कि ये काम आपको करना है, ऐसा आप करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।